हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन आगे स्टार्ट करते हैं जो बचे हुए क्वेश्चंस थे चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के। तो आगे बढ़ते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस से। जो आपके पास पहला कॉम्प्रिहेंशन गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 टू 34 के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो MIJ और CIJ अपने यूजुअल मीनिंग्स रखते हैं, माइनर और कोफैक्टर्स। और अगर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो वहां पे आप देख सकते हो कि एक रो के एलिमेंट्स है ना, B1, B2 और B3, और उससे क्या किया गया है, एक जैसे देखिए 31 C31 है ना, 32 और 33। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेकंड रो को यूज कर रहे हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन कोफैक्टर्स किसके यूज कर रहे हैं? हम कोफैक्टर्स यूज कर रहे हैं हम थर्ड रो के। तो ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी डिटर्मिनेंट्स की कि ऐसे केस में अगर एक रो के एलिमेंट लें और किसी दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग ले लें हम कोफैक्टर्स, तो फिर ऐसे केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है और इस तरीके से सम जो होता है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन किया और टर्म्स को ऐड कर दिया, तो ये जो चीज आती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। अगर सेम रो मतलब जैसे सेकंड रो के एलिमेंट्स यूज किए और सेकंड रो के ही कोफैक्टर्स यूज किए गए होते, C21, C22 और C23 होते, तब तो डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाता। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपको थर्ड रो के दे दिए गए, अब इसलिए आपके पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। ओके, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाइड बाय 2 देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट। तो अगर आप हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आप फर्स्ट रो में भी सब में 2 बाहर निकाल लिया, सेकंड रो से भी 2, थर्ड रो से भी 2। तो इसका मतलब कि एक तरीके से आप कहें कि मैट्रिक्स के टर्म्स में ऐसे सोचें तो ए मैट्रिक्स की जगह आपका 2A मैट्रिक्स बन जाएगा, और 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 क्यूब टाइम्स हो जाएगा ना। ठीक है भाई, ए की जगह अब 2A है तो 2A की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी, 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऑब्वियसली ये 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, पुराने वाले डिटर्मिनेंट से। आगे क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखें तो यहां पे आप देखो माइनर्स के टर्म में बात की गई है। माइनर की अगर हम बात करें तो हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि CIJ जो होता है वो -1 रेज़ टू पावर I प्लस J, ठीक है, और MIJ के बराबर होता है। CIJ इज -1 रेज़ टू पावर I प्लस J MIJ के बराबर होता है। तो अगर इसको देखें हम तो यहां पे आप देखिए M13, ठीक है, A3 को किसके साथ क्लब किया गया, ठीक है, A3 को किसके साथ क्लब किया गया, M13। M अगर I और J की जगह आप 1 और 3 रखते हो तो आप देख सकते हो कि M13 और C13 बराबर होंगे, बिकॉज दिस इज 1। ठीक है, तो A13 और एक तरीके से यहां पे कितना आ गया, C13 हो गया कि नहीं। फिर आगे देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास B3, तो A3 के साथ और आपके पास कितना है, B3 है। तो अगर B3 आप देखो, और ये मैंने लिख दिया माइनस का A3 और सॉरी A13 नहीं, हाँ A3 C13 और B3 के साथ -M लगा दो और 23 लगा दो, और प्लस लगा दिया मैंने D3, और इसके साथ में है आपका M33, D3 के साथ में M33। तो अच्छा, M33 और C33 बराबर होंगे, बिकॉज -1 की पावर 3 + 3 1 हो जाएगा। लेकिन 2 3 की जब रखोगे यहाँ पे I और J की जगह जब 2 और 3 रखा तो निगेटिव साइन आएगा, है ना। तो C23 इज इक्वल टू -M23, तो दिस इज गिवन एज A3 C13 प्लस B3 C23 और प्लस D3 C33। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यही आपका डिटर्मिनेंट है, बिकॉज यहाँ पे A3 B3 और D3 की बात की गई ना, A3 B3 और D3 मतलब थर्ड कॉलम को यूज किया गया, और जो ये टर्म्स हैं आपके क्या हैं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगी, बिकॉज A3 को उसी के कोफैक्टर से, B3 को उसी के कोफैक्टर और D3 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया। तो थर्ड कॉलम को यूज किया, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, जैसे ऐसे कह लें कि थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करके हमने इसको एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन 2। कॉम्प्रिहेंशन 2 में आपको लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स के बारे में एक चीज बताई गई है कि अगर कोई M क्रॉस N टाइप का मैट्रिक्स है तो उसको, ठीक है, ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए A आपका M क्रॉस N है, तो इसके पहले अगर कोई भी मैट्रिक्स मैं लिखना चाहूं
तो उस मैट्रिक्स मान लो बी है, ठीक है, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? तो इतना तो मैं कह सकता हूं ना कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स m होने चाहिए, इधर कुछ हो सकता है अलग, ठीक है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो ये यहां पे कहा जा रहा है कि a अगर m क्रॉस n है तो ऐसा कोई एक मैट्रिक्स b एग्जिस्ट करेगा जो कि मल्टीप्लिकेशन को क्या बना देगा। देखिए m क्रॉस n है, और इसने वैसे एक बार मैं फिर से रेफर कर लेता हूं क्वेश्चन को। आपके पास बोला गया है कि मैट्रिक्स n क्रॉस m की रहेगी, ठीक है, तो मतलब इसको भी स्पेसिफाई कर दिया कि n क्रॉस m मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, और वो जो मैट्रिक्स बनेगी ba कह लीजिए, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n होगा। तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती है सो दैट कि ये n क्रॉस n की ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, है कि नहीं है? ऐसा कोई b हो सकता है जिस जो कि a से मल्टीप्लाई करके इसको n क्रॉस n की एक यूनिट मैट्रिक्स बना दे। इसी तरीके से अगर a मान लीजिए आपने m क्रॉस n लिया और किसी b से आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया, मतलब n क्रॉस n, तो आपके पास a भी बन जाएगा, है ना, और इसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n होगा। तो हो सकता है यहाँ पे m क्रॉस m की एक आपके पास यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। तो इसको बोला गया कि ऐसे b को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट इनवर्स, और ऐसे b को क्या बोलेंगे? राइट इनवर्स, ठीक है। तो ये अलजेब्रिकल प्रोसेस है, ये आप जैसा इनवर्स निकालते थे वैसा नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पे a जो है आपका वो m क्रॉस n का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ऐसे केसेस के लिए ये चीज डिफाइन की गई है। तो विद दिस बैकग्राउंड वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन, कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपका है 35 में आपसे कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला गया है कि एक 1 है, ठीक है, -1 1 1 और 2 3, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो ये इसका ऑर्डर आपका कितना है? ये आपके 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 क्रॉस 3 से, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो हमने मान लीजिए ले लिया a b c, और एक और ऐसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए x y z, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। एंड आवर टारगेट इज कि वी विल गेट सम, बिकॉज इट इज 2 क्रॉस 3, so finally we will get 2 cross 2 matrix which should be some unit matrix, right? तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन से बनेगा क्या? मल्टीप्लिकेशन से आपके पास क्या आएगा? a b c को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस b और प्लस 2c आएगा। फिर ऐसे ही देखिए -a प्लस b प्लस 3c, तो यहां आ जाएगा -a प्लस 3b, सॉरी प्लस b, -a प्लस b प्लस 3c, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, ऐसे ही -x प्लस वाई प्लस 3z, -x प्लस वाई प्लस 3z, ये आपकी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये क्या हो जाए, ये और ये 1 हो जाए और बाकी ये दोनों 0 हो जाए। यही टारगेट है हमारा कि ये दोनों आपके पास 1 हो जाए और ठीक है, और ये दोनों आपके 0 हो जाए। तो आपके पास कितना आ जाएगा? देखिए a प्लस, यहाँ से आपको पता चला कि a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ठीक ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई, ठीक है, ये सिस्टम बन रहा है आपके पास, ठीक है इतना। अब देखते हैं इससे क्या बन सकता है। तो अब ये तो 3 इक्वेशंस, मतलब 3 अननोन्स हैं अगर माना जाए एक्स वाई जेड में, तो 2 ही इक्वेशंस हैं, और ऐसे ही एबीसी में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन इक्वेशंस 2 ही हैं। तो ऑफ कोर्स आपके पास सॉल्यूशंस ज़्यादा आएंगे, ठीक है, ऐसा कोई यूनिक सोल्यूशन वाली चीज़ यहाँ पे नहीं बनती दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ से अगर देखो इसको सॉल्व करने के लिए जाते हो तो a और a तो कैंसिल हो गए, b और प्लस 5c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो b और c में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा आ गया ना कि 2b इज प्लस 5c इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 1, ठीक है।
अब इस मतलब ऐसे ऑप्शंस जो भी इन कंडीशंस को मीट कर रहे होंगे उनको हम आंसर के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो चूंकि हमें मतलब यहाँ तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सीधा यहाँ से चेक कर लें कि ऐसे कौन से मैट्राइसेस हमें दिए गए हैं ऑप्शंस में जो कि इन कंडीशंस को मीट कर रहे हैं। जो भी इसको मीट कर रहा होगा वो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नॉर्मल इनवर्स जैसा नहीं है ये। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर ही नहीं रहे। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे तो हमें इसे लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स हमने डिफाइन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में आपसे कहा जा रहा है कि राइट इनवर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, राइट इनवर्स का मतलब हो गया कि आपसे 1 2, ठीक है, 1 2 -1 और 2 1, ठीक है, इसको हम राइट इनवर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो राइट इनवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो ये इसका ऑर्डर कितना है, ये है आपका 2 क्रॉस 3, दैट मीन्स वी आर टारगेटिंग फॉर 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो A B C D E F मान लीजिए, ऐसे कर दिया 3 क्रॉस 2, है ना। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है कि ये मल्टीप्लीकेशन जो है यूनिट मैट्रिक्स बनाए। कौन सा बनाएगा, 2 क्रॉस 2 का बनाएगा, 1 0, ठीक है ना, 1 0 0 1, यही बनाना चाहिए। तो आपके पास क्या आ रहा है कि A माइनस C प्लस 2E इज इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे ही यहां से क्या आ रहा है, B माइनस D प्लस 2F इज इक्वल टू 0। और इधर 2B माइनस D प्लस F इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपके पास आ रही हैं। ठीक है, सही लिखा है हमने, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते जाएं कि ऐसे कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि नंबर ऑफ राइट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहा गया है। ठीक है, ऐसे कितने राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ऐसे कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है। जैसे यहाँ पे आ रहा था हमारे पास कि एक रिलेशन आ गया B और C में, C बदलते जाओ B बदलता जाएगा, फिर A बदलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी मैट्राइसेस बन सकती थी। वैसे यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इन दोनों से अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ है। ऐसा कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं दोनों इक्वेशंस में कि हाँ इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। भाई यहाँ से आपके पास आप जैसे देखो, अगर दोनों का डिफरेंस लेते हो तो कितना आएगा, -A प्लस C इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, आपने A को मान लीजिए 2 रख लिया तो E की वैल्यू मिल गई 3। 2 और 3 अगर ये हो गए तो अकॉर्डिंगली A डिसाइड हो जाएगा। आपने A को 1 रखा, E हो गया 2, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपका C डिसाइड हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे करके हम बहुत सारे ट्रिपलेट्स बना सकते हैं ACE के। और सिमिलरली BDF में भी मुझे कोई खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम तरीके से अगर डिफरेंस लो तो आपके पास D कैंसिल आउट हो गया, -B आ जाएगा और प्लस आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब B और F आप डिसाइड कर लो अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद D अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है ये जो इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37। कहा गया है कि आपको चेक करना है कि लेफ्ट इनवर्स का नंबर ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ राइट इनवर्स। ठीक है, इसमें जरा B और D ऑप्शंस पहले देख लो आप। B और D ऑप्शंस में देखो, B ऑप्शन जैसे मैं बात करूं तो चेक ही करना है एक तरीके से सारे ऑप्शंस को, और तो क्या ही कर सकते हैं, 3 2 1 3 2 1, है ना। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं क्या बोला गया था वैसे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ लेफ्ट इनवर्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ राइट इनवर्स। ठीक है, तो लेफ्ट इनवर्स मान लीजिए मैं इसमें कुछ ले लेता हूं। ठीक है, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ये है आपका 2 क्रॉस 3, तो इसका मतलब कि इधर होना चाहिए आपका A B C D E F, है ना, 3 क्रॉस 2, है ना। और उससे आ जाए अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही टारगेट है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगी, यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आप देखिए मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3A प्लस 3B इज 1। ठीक है, फिर आ गया कितना, इसको सेकेंड वाले में किया 2A प्लस 2B, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, है ना। फिर ऐसे ही देखिए A प्लस B 0, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है ना, A प्लस B अगर 0 रहेगा तो ये 1 कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपके पास B में कोई भी लेफ्ट इनवर्स होगा ही नहीं। ठीक है,
तो जब लेफ्ट इनवर्स होगा ही नहीं तो लेफ्ट इनवर्स, नंबर ऑफ लेफ्ट इनवर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ राइट इनवर्स, इसके चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया ऐसे ही। डी ऑप्शन की बात कर लीजिए। डी ऑप्शन में आपके पास क्या है, 3 3 1 1 4 4, 3 3 1 1 4 4। ठीक है, ये किस ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2। तो हम किसका खोजने जाएंगे, अपन जाएंगे 2 क्रॉस 3 के लिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, 2 क्रॉस 3 है ना, सो दैट की 2 क्रॉस 2 बन जाए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा मल्टीप्लाई होकर के, 3a आएगा प्लस b आएगा प्लस 4c आएगा। ठीक है, फिर ऐसे इधर देखिए 3a प्लस b प्लस 4c। अब आप खुद सोचो भाई, इसको लेके आना है 1 0 0 1 ले आना है ना, तो एक बार यही चीज 1 हो जाए, एक बार 0 हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि ये डी ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो डी के लिए भी कोई भी लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपके बी और डी ऑप्शंस तो सीधा रिजेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं ए और सी ऑप्शंस की। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखिए 1 2 4 माइनस 3 2 1। ठीक है, 1 2 4 माइनस 3 2 1। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स अगर हम इसका लेना चाहें तो ये है आपका कितना, मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब a माइनस 3b। ठीक है, और फिर इधर आ गया आपका सेकेंड वाले से 2a प्लस 2b, फिर आ गया आपका 4a प्लस b। ठीक है, फिर ऐसे ही आप देखो यहाँ पे माइनस 3c, सॉरी माइनस c, ओके, c माइनस 3d, ओके, c माइनस 3d, फिर 2c प्लस 2d, 2c प्लस 2d है ना, और ऐसे ही हो गया एक 4c प्लस d, तो 4c प्लस d। फिर e के साथ ऐसे ही बना दिया आपने, e माइनस 3f, 2e प्लस 2f, 4e प्लस f, है ना, ये बना दिया हमने। तो अब ये यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमें टारगेट्स क्या मिले, हमें पता चला कि a माइनस 3b हमारा 1 होना चाहिए, 2c प्लस 2d हमारा 1 होना चाहिए, और 4e प्लस f हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, बाकी लोगों का क्या करना है, तो ये देखो ये 0 होगा, मतलब a प्लस b 0 होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही e प्लस f 0 होगा, ओके, c माइनस 3d 0 होगा, e माइनस 3f 0 होगा। ठीक, 3 और ये 4 7, तो और बचे रह गया 4a प्लस बी और 4c प्लस डी। ठीक है, तो ये भी लिख लिया हमने कि 4a प्लस बी 0 होना चाहिए, 4c प्लस डी 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ आ गया है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या चीजें, ऐसा कुछ पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है क्या, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि e प्लस एफ और e माइनस 3f दोनों 0 हैं। अगर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए, ठीक है, इन दोनों डेटा को, दोनों इक्वेशंस को, तो आपको क्या पता चलेगा कि e और f दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो आपका e और f क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अगर e और f 0 हो गया तो ये कैसे होगा, 4e प्लस f 1 हो ही नहीं सकता, फिर है कि नहीं है, 4e प्लस f आपका 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, बिकॉज भाई ये और ये तीनों क्या एक साथ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते ना। तो अगर नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको ए ऑप्शन में भी लेफ्ट इनवर्स मिले नहीं। ठीक है, तो ए में भी आपको लेफ्ट इनवर्स नहीं मिला, तो इसका मतलब अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, सी। ठीक है, और सी वाले ऑप्शन को भी अपन एक बार देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, सी के लिए लेफ्ट इनवर्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं उसे। तो देखिए ऑप्शन सी के बारे में, ऑप्शन सी हमारा एक बचा हुआ है 1 2 5 है ना, 4 माइनस 3 4, राइट इनवर्स मान लीजिए निकालने गए, ये आपका था 3 क्रॉस 2, तो आपका टारगेट है 2 क्रॉस 3, तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और इससे 3 क्रॉस 3 आप मैट्रिक्स जनरेट करोगे, तो कितना आएगा देख लीजिए, ए प्लस 4d। ठीक है, फिर आएगा b प्लस 4e और c प्लस 4f। फिर ऐसे ही देखिए यहाँ से 2a माइनस 3d आ जाएगा,
2b माइनस 3 आ जाएगा, 2c माइनस 3f आ जाएगा, 5a प्लस 4d आ जाएगा, 5b प्लस 4e आ जाएगा, और 5c प्लस 4f आ जाएगा, है ना। अब कर दो 1 0 0, यही सब करना है बस, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, इसको मैट्रिक्स a प्लस 4d को 1 बोलना पड़ेगा, 2b माइनस 3 को 1 बोलना पड़ेगा, और 5c प्लस 4f को 1 बोलना पड़ेगा। बाकी लोग क्या हो गए 0, ठीक है। तो बाकी लोग हैं क्या क्या, b प्लस 4e 0 के बराबर, c प्लस 4f 0 के बराबर, 2c माइनस 3f 0 के बराबर, ठीक है। और इधर का हिस्सा बचा हुआ है, 2a माइनस 3d 0 होगा, 5a प्लस 4d 0 होगा, और 5b प्लस 4e भी 0 के बराबर है कि नहीं। अब चलिए लेते हैं इसमें से सिस्टम क्या क्या है। तो b और e की बात कर लें, है ना। b और e आपको कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देख लें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों चीजें एक साथ पॉसिबल हो पा रही हैं क्या। तो 5b प्लस 4e 0 है, b प्लस 4e आपका 0 है। अब यहां से क्या पता चलता है, इन दोनों से पता चलता है कि b भी 0 होगा और e भी 0 होगा, है कि नहीं। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, b और e 0 हो गए। तो अगर b और e 0 हैं तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी किया कराया बेकार हो गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई भी राइट इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेफ्ट इनवर्स की बात कर लें। अब लेफ्ट इनवर्स पे आते हैं। लेफ्ट इनवर्स में देखिए 1 2 5 4 माइनस 3 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट इनवर्स का मतलब हो गया कि ये आपका 3 क्रॉस 2 था, तो आपको चाहिए 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 के लिए सॉरी हाँ 2 क्रॉस 3 चाहिए ना आपको, 3 क्रॉस 2 तो 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो a b c d e f कर दिया मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 3, है ना। तो रिजल्ट क्या बनेगा देखिए, a प्लस 2b प्लस 5c, a प्लस 2b प्लस 5c, 4a माइनस 3b प्लस 4c, ठीक है। फिर ये उठाया मल्टीप्लाई किया, d प्लस 2e प्लस 5f, फिर 4d माइनस 3e प्लस 4f कर दिए, 1 0 0 लगाते जाओ। तो आपका a प्लस 2b प्लस 5c आपका 1 है, d प्लस, अच्छा a में एक और चीज़ थी वो भी लिख लेते हैं, a इधर ही, 4a माइनस 3b प्लस 4c आपका 0 है, d प्लस 2e प्लस 5f आपका 0 है, और 4d माइनस 3e प्लस 4f आपका 1 है। तो आप देख सकते हो इनको साइमल्टेनियसली अगर आप सोचो तो आपके पास दो ऐसे इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। फिर से वही बात हो गई, आप e और f को अपने अकॉर्डिंग देख लो, कुछ भी मतलब सेट कर लो, और d आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे a b c, तो ऐसे फिर से जैसा हमने इनिशियल क्वेश्चंस में किया था क्वेश्चन नंबर 35 वगैरह में, तो वैसा ही हो गया। यहाँ पे डी ई एफ या ए बी सी के बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो लेफ्ट इनवर्स कितने हो गए इसके, इनफाइनाइट, राइट इनवर्स 0, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपके पास जो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, तो थोड़ा सा काउंटिंग बेस्ड है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, वहां पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 से 9 तक के ऐसे ट्रिपलेट्स खोजने हैं जिनका सम 9 हो जाए या फिर 18 हो जाए। तो आप देख सकते हो 9 के लिए टारगेट करो 1 2 6, ठीक है, 1 3 5 हो जाएगा, 1 अच्छा डिस्टिंक्ट होने चाहिए क्या, तो हाँ डिस्टिंक्ट होने चाहिए ऑब्वियसली। तो इसका मतलब 1 2 6 1 3 5 के आगे 1 4 4 नहीं लिख सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हो, इसमें हम रिपीट 6 2 1 वगैरह भी ले सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, वो सेम ही चीज़ हो जाएगी। आपको सिर्फ ट्रिपलेट्स खोजने हैं। तो 1 2 6 1 3 5 ये हो गए 9 के लिए, और कोई ऑप्शन 9 के लिए नहीं बन रहा है। अब 18 पे आते हैं। 18 के लिए आप देखो 1 8 और 9 हो जाएगा, होगा। फिर आप देखो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि 1 नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं, है ना, 2 और 16 बाकी बचा हुआ है। 16 के लिए हमने 7 9 कर लिया, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने क्या किया
हमने 279 288 का स्कोप है नहीं, क्योंकि 8 दो बार रिपीट होगा नहीं, है ना। फिर 3 के लिए देख लीजिए, 3 के लिए आपके पास बचते हैं 15 का मतलब हो गया 378 से भी काम चल जाएगा और 369 से भी काम चल जाएगा, ठीक। फिर आगे बढ़िए 4 बचे कितने 14 बचे, तो कितने बचे 5 और 9 4, फिर 6 8 4 7 7 का स्कोप नहीं है। फिर आगे बढ़िए 5 पे पहुंच गए, 5 6 7, ठीक है। तो आपके पास 9 का एक और केस बचता है क्या, 2 3 और 4 वाला, है ना, ये वाला भी एक केस रहा। तो टोटल आपके पास ऐसे 10 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको काउंटिंग ही करनी है, आप वैसा नहीं कर सकते कि x + y + z = 9 के नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने लग जाओ। उसमें थोड़ी सी मतलब आप कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि x y z आपके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो, वही जो पीएनसी में अपन करते हैं। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि x y z आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, ठीक है। लाइक उसमें तो आपका 1 to 6 और 6 to 1 डिफरेंट कंसीडर होगा, लेकिन हमारे इस केस में अगर देखा जाए तो वैसा नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि वहाँ पे तो तीनों 3 3 3 भी अटेन कर सकते हैं, यहाँ पे उसके भी चांसेस नहीं है। तो इसलिए हमें काउंटिंग करके ही करना पड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा आसान है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखा जाए तो फिर से ऐसे ही अरेंजमेंट से रिलेटेड है। आपका 822 के बारे में कहा जा रहा है, और 822 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अगर हम देखें तो आपका जैसे देखिए आपको डायगोनल में भी 9 बनाना है, ठीक है। डायगोनल में 9 या रो में, हाँ, रो कॉलम और डायगोनल हर जगह आपको 9 या 18 चाहिए सम, ठीक है। तो अब ये टर्म 822 कैसी हो सकती है भाई, अगर कोई चीज 3 बार ही आनी है तो वो रो में आएगी, ठीक है, या फिर एक कॉलम में आएगी। लेकिन रो कॉलम मतलब 822 आपका सेंटर वाला पार्ट है ना, तो सेंटर वाला पार्ट मतलब क्या होगा, सेंटर वाला पार्ट आपका जब आप एक डायगोनल में काउंट करोगे तब भी आएगा, दूसरे डायगोनल में काउंट करोगे तब भी आएगा, आपकी रो में काउंट करोगे सेकंड वाली रो में, सेकंड वाले कॉलम में, ठीक है, हर बार वो काउंट होगा। तो वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो 4 बार आनी चाहिए, और इनमें से 4 बार आने वाले कौन है, या तो 3 है, या तो 6 है, या 9 है। आप देख सकते हो कि भाई 1 कितनी बार आता है, तो 1 3 बार ही आता है, ठीक है। तो उसको तीनों रोज में एक जगह पकड़नी पड़ेगी, उसके पास चौथे का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे चौथी पोजीशन जो ले सके ऐसे ही चीजें चाहिए। तो चौथी पोजीशन मतलब 4 बार कम से कम आ रहे हो, तो 4 बार आने वाले हैं कौन, 3 है, या फिर 6 है, या फिर 9 है। बस यही चीजें हैं जो कि आपकी 4 बार आ सकती हैं, और उन्हीं को आपके 822 में रहना पड़ेगा। तो वहां पे आपका 3 6 और 9 ये जो है आपके डायगोनल एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे, और इसलिए आपका ट्रेस भी कितना हो जाएगा 18 के बराबर ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ से आपका 39 और 40 क्वेश्चन डायरेक्टली है, ठीक है। 39 और 40 में कोई डिफरेंस भी नहीं है सच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम 41 में देखिए आपके पास ये ऑप्शन है, ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर प्लस आई 0 के बराबर है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की गई है ना, ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस आई, राइट, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट 0 तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं है भाई। डिटर्मिनेंट यहां से मैं ये बोल सकता हूं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, और इतनी बात से क्या क्लियर हो गया भाई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर की होती तो ऑब्वियसली आपका डिटर्मिनेंट 0 होता, लेकिन यहाँ पे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर की होगी क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया कि ए इज ऑफ इवन ऑर्डर, ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, ए स्क्वायर आपका ए है, तो ए स्क्वायर अगर ए होता है तो ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 एनीथिंग सब ए ही होते हैं, है कि नहीं है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आई प्लस ए इज इक्वल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस लेमडा ए, इसकी बात की गई है ना, ठीक है। तो देखिए आई प्लस ए रेज टू पावर एन, बी पार्ट इसका आई प्लस ए रेज टू पावर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें तो क्या आएगा, एन सी 0, आई से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ए रेज टू पावर एन, एन सी 1 ए रेज टू पावर एन माइनस 1, एन सी 2 है ना ए रेज टू पावर एन माइनस 2 अप टू एन सी एन ए की पावर में 0 होगा। अब देखो आप ए की पावर एन लिखो, ए की पावर एन माइनस 1 एन माइनस 2 एनीथिंग सब ए ही है, तो सब में से ए अलग हो गया एक तरीके से, और ये एन सी 0 से लेकर के एन सी एन तक का सम बचा रह गया, ठीक है, एन सी 0 से लेके एन सी एन तक का।
ठीक, जो कि कितना होता है 2 की पावर n के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ओके, इसने i प्लस लेमडा ए की बात करी है ना, सॉरी i प्लस लेमडा ए, हाँ तो ये वाली चीज़ हटानी पड़ेगी ना, इसमें तो a है ही नहीं, ये वाले में a है नहीं, सॉरी। ठीक है, तो NC n-1 तक ही बात जाएगी a के साथ, और लास्ट में ये पूरा क्या है आपका 1 इंटू आई, तो ये i लिखा हुआ है, तो i प्लस n लेमडा है, लेमडा क्या हो गया इतने के बराबर हुआ, मतलब ये तो इसका सम कितना होगा 2 की पावर n में से एक टर्म नहीं है, कौन सी NCn, ये वाला अगर सम करूं तो 2 की पावर n में से एक टर्म नहीं है NCn। ठीक है, तो ये रहा आपका बी पार्ट। सी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है ए स्क्वायर ए है, बी आई माइनस ए है, ए बी प्लस बी ए प्लस आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं, एक करके देखते हैं। बी है आपका आई माइनस ए, ठीक है, और ए स्क्वायर आपका ए के बराबर है। ठीक, ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए, ठीक है, इसकी बात करें पहले तो b की जगह रख दो i माइनस ए, तो b की जगह जब रखोगे तो a इंटू आई माइनस ए प्लस आई माइनस ए इंटू ए, तो a माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस ए स्क्वायर होगा, ये आ रहा है ना। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2a माइनस 2a स्क्वायर। ठीक, और बाकी और क्या क्या था, और है आपका i माइनस आई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो i माइनस आई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इससे क्या आएगा i आएगा माइनस आई स्क्वायर, मतलब i ही रहेगा, ठीक, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ठीक, i और i गए कट, बाकी बचा 2a माइनस का a स्क्वायर होगा। अब आपको करना क्या है, ए बी प्लस बी ए प्लस आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ दिख रही है ना आपको। ओके, तो अब इन दोनों का आपने सम अगर किया तो 4a माइनस 3a स्क्वायर ऐसी चीज़ आ रही होगी। ठीक, तो दिस इज कमिंग, अब सम इसका करोगे तो कितना आएगा इन दोनों का 4a माइनस 3a स्क्वायर, लेकिन आपका a स्क्वायर तो a ही था, तो दिस इज 4a माइनस 3a, मतलब कि a के बराबर है। ठीक है, डी पार्ट में आपसे क्या कहा गया है कि A इज मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज एंड A रेज टू पावर ओके कुछ A स्टार स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ A। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करी गई है। इफ A स्टार इज इक्वल टू A एंड B स्टार इज इक्वल टू B देन AB माइनस BA स्टार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसे भी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे भी तो AB माइनस BA के ट्रांसपोज की बात अगर की जा रही है एक तरीके से ना, कॉम्प्लेक्स क्या बोला है कि ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर मैं पहले यहीं पे देख लेता हूँ ए बी माइनस बी ए, ठीक है, और इसका अगर आपने ये लगाया तो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी फॉलो करो उल्टे ऑर्डर में, सॉरी पहले तो ये ऐसे ही होगा ए बी का, ठीक है, माइनस बी ए का, उसी तरीके से ओपन होगा, वो उल्टे ऑर्डर में लिख दिया बी ए माइनस ए बी। ठीक, अब उसने कह रखा था कि ए स्टार इज ए बी स्टार इज बी, बोल रखा था। ठीक है, बी स्टार इज बी ए स्टार इज ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी माइनस बी ए का स्टार इज इक्वल टू बी ए माइनस ए बी, तो ये आपका बी ए माइनस ए बी के बराबर ही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 जो ए पार्ट है, क्या कहा जा रहा है, डिटर्मिनेंट ए 3x3 का है ना, ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई k रेज टू पावर i माइनस j। ओके, देन let be the resulting determinant where k1 और k2 then is equal to 0। तो देखते हैं क्या क्या कह दिया गया भाई। 3x3 की बात की गई थी ना, तो मैं लेता हूँ उसे मैट्रिक्स से ले लेता हूँ पहले, a11 a12 a13 21 2 2 2 3 31 32 33, हो गई बात। ये रहा आपका डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए के बाद आप आते हैं नेक्स्ट, इसको कहा जा रहा है कि ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई k रेज टू पावर i माइनस j। तो k रेज टू पावर i माइनस j मतलब
मल्टीप्लाई किया आपने और बी बनाया, तो बी मैट्रिक्स पहले तो क्या बनेगी उसकी बात कर लो। तो के आई माइनस जे से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आपने के की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज रह गया। यहाँ आपका आ गया के की पावर -1 A12, यहाँ आ गया फिर के A21 A22 और के A23, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, A33 है केवल, के A32 K2 A31, ठीक, ये बात की थी। तो ये आपका बी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो बी और ए के डिटर्मिनेंट्स में क्या रेशियो होगा, एक तरीके से ऐसा ही है। तो इसमें से देखिए आप के बारे में कुछ बोला तो है नहीं इसने, ओके। इसकी वैल्यू अगर अपन देखने जाएं तो कैसे देखेंगे, यहाँ से आपने मान लीजिए कि क्या कर सकते हो आप, के की पावर -1 के की पावर -2, ओके। तो आपने मान लीजिए के की पावर -2 बाहर निकाल दिया फर्स्ट रो से, तो आपके पास बचा A11 के नहीं, यहाँ के स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा के A12 और यहाँ बचेगा A13, यही बचेगा ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप दूसरी वाली से के की पावर -1 बाहर निकाल लो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट बी की अब मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, है ना, मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट बी। तो सेकेंड रो से मैंने क्या बाहर निकाल लिया, के की पावर -1, तो आ गया मेरे पास के स्क्वायर A21 के A22 और A23, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका है ही है के स्क्वायर A31 के A32 और A33, ठीक है। तो के की पावर -3 इधर दिख रहा है और बाकी सब यहाँ पे हैं। अभी भी आप देखो क्या कर सकते हो, इस रो से आप इस कॉलम से के स्क्वायर निकाल लो, इस कॉलम से के निकाल लो, तो इस कॉलम से के स्क्वायर मैंने हटा दिया आगे, ठीक है, और इस कॉलम से के हटा दिया, ठीक है। तो ये देखो डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही हो गया ना, ये डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी बराबर हो गए, है ना। तो अब यहाँ से K1 और K2 का सम अगर 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब कि इनको क्या होना पड़ेगा, आपका 0 के बराबर ही होना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ये दोनों बराबर है। तो ऐसा हो गया ना कि K1A प्लस K2A इज इक्वल टू 0, तो A की वैल्यू हमेशा 0 तो है नहीं, दैट मीन्स कि K1 प्लस K2 को 0 के बराबर होना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, K1 डिटर्मिनेंट A प्लस K2 डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू 0 की बात थी, तो डिटर्मिनेंट B को भी अब मैं डिटर्मिनेंट A रख देता हूँ, डिटर्मिनेंट A तो 0 है नहीं, हर बार 0 तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो K1 प्लस K2 को क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जो बी पार्ट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ईच ऑफ द एंट्रीज आर +-1। क्या बोला गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, और इसमें से हर किसी की वैल्यू जो है आपकी प्लस या -1 हो सकती है। तो ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर था आपका लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को किया था, आप एक बार उसमें से इसको रेफर भी कर लेना। हाँ, 8th क्वेश्चन जो है ना, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू वहाँ पे पूछी गई है 8th क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू के लिए बस उसी का प्लस हो जाएगा, बस इतना ही, ठीक। वहाँ -4 आया था, इस बार +4 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके पास है सी पार्ट में। सी पार्ट में आपसे क्या बोला गया कि सी पार्ट में आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, एक से दूसरे डिटर्मिनेंट के बराबर उसे दिखा दिया गया है, कहा गया है रिलेशन उससे कुछ इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो 1 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा 1 cos गामा,
अच्छा, बस इन्होंने क्या किया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो चेंज कर दिए, तो ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ओपन कर लो। तो यहाँ पे है आपका 1 cos अल्फ़ा cos बीटा, cos अल्फ़ा 1 cos गामा, cos अल्फ़ा 1 cos गामा, cos बीटा cos गामा 1। ठीक है, तो ओपन करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस अल्फ़ा के साथ क्या आएगा cos अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस के साथ कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा, है ना। तो आपके पास देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, और एक यहाँ पे भी है, तो दोनों मिलके हो गए 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा और माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपका लेफ्ट वाला हो गया। राइट वाले में क्या है, तो बस ये 0 0 कर देना है। तो यहाँ पे आपका 0 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा 0 कॉस बीटा कॉस गामा 0। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ है ना बस, और तो कुछ ऑर्डर चेंज किया नहीं है। ठीक नहीं, यहाँ पे गामा। ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए क्या ओपन 0 के लिए 0 माइनस, मतलब ठीक है सीधा ही हटा ही दिया, यहाँ से आपने लिख दिया माइनस का कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा इंटू 0 माइनस कॉस बीटा कॉस गामा, तो माइनस का कॉस बीटा कॉस गामा और प्लस कॉस बीटा के साथ आपने लिख दिया मान लीजिए कॉस अल्फ़ा कॉस गामा। ठीक है, तो दिस इज कमिंग आउट एज 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इसको इसके बराबर कर दें, तो जब बराबर करोगे तो ये और ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या कॉस 1 माइनस इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी पार्ट में देखिए क्या कहा गया, फिर से एक डिटर्मिनेंट है ax प्लस बी, वेयर a एंड b आर डिटर्मिनेंट। अच्छा, a और b डिटर्मिनेंट्स हैं, ओके, ऑफ ऑर्डर 3, देन a प्लस 2b इज इक्वल टू। डी पार्ट में आप देखो a और b निकालने के लिए आप समझ सकते हो कि सीधा आपका डिटर्मिनेंट fx अगर है तो f0 क्या होगा, b के बराबर होगा। समझ में आ रही बात, अगर आप fx को डिटर्मिनेंट मानते हो, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू ax प्लस b, ऐसा कुछ है ना, fx इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू ax प्लस b, तो f0 कितना होगा b के बराबर, तो x की जगह सीधा 0 रख दो, b की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो x की जगह 0 रख दिया मैंने, तो 0 आ गया, 1 आ गया, -2 आ गया, है ना, -1 आ गया, 0 आ गया, -3 आ गया और 3 -1 ठीक, यहाँ से आपका b का जुगाड़ हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, b के बराबर हो गई। कितनी आ रही है ये, तो निकाल लो यहाँ से, 0 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, -1 ने दे दिया 1 और 9, -2 के साथ आप देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से -1 और सॉरी +1 और 9, नहीं -2 के साथ यहाँ से आ जाएगा आपका बस 1 आएगा, ओके। तो -10 और -2, यहाँ से b आ गया आपका -12। a निकालने के लिए क्या करें, तो a निकालने के लिए आप f'0 निकाल लो, है ना, f'0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो f'0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। f'0 के लिए आप पहले वो मतलब ये तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आपको बताया भी गया है, थ्योरी में भी रिवाइज कराया गया है। तो f'0 की वैल्यू आपको निकालनी है, दैट विल क्रिएट a। ठीक है, आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में आपसे कहा गया कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है हमें, 1 + x रेज़ टू पावर a1b1 a1b2 और a1b3। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इन द डिटर्मिनेंट, ओके। ठीक है, तो ये जो भी आएगा ये तो काफ़ी बड़ी पावर होगी, इससे ओपन होकर के कितनी आएगी पावर, a1b1 + a2b2 + a3b3 इस तरीके का आएगा। ठीक है, मैक्सिमम इस डिग्री का पॉलिनोमियल आपके पास बनेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हमें वैसे जाना नहीं है, हमें सबसे हाईएस्ट पावर की अगर बात कर रहा होता, ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कहें ऐसा ही सिचुएशन है कि आपके पास f(x) इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट निकालना है। तो x का कोफिशिएंट फिर से आप कैसे निकालोगे, वही तरीका f'0 से आप इसके लिए जा सकते हो। ठीक है,
तो अगर अपन एफ डैश जीरो निकाल लें तो आपका काम बन जाएगा। तो 43 में एफ डैश जीरो फिर से आपको कैलकुलेट करना है। चलिए इस बार कर भी लेते हैं। तो एफ डैश एक्स लिखा हमने, एफ डैश एक्स पहले क्या किया, फर्स्ट रो को मान लीजिए डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन आपका कितना आ जाएगा, a1 b1 1 प्लस एक्स की पावर a1 b1 माइनस 1, a1 b2 1 प्लस एक्स की पावर a1 b2 माइनस 1, ठीक है, a1 b3 1 प्लस एक्स की पावर a1 b3 माइनस 1, ठीक है। फिर इसी तरीके से अच्छा बाकी दोनों तो एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस एक्स की पावर a2 b1 1 प्लस एक्स की पावर a2 b2 और 1 प्लस एक्स की पावर a2 b3, ठीक। 1 प्लस एक्स की पावर a3 b1 1 प्लस एक्स की पावर a3 b2 और 1 प्लस एक्स की पावर a3 b3, ठीक है। ये तो अभी फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन हुआ। इसमें भी आप जीरो रखोगे तो बनेगा क्या, वैसे इसमें आप जीरो रखोगे तो ये दोनों रोज सेम हो जाएंगी, होंगी कि नहीं, और वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। सेकंड रो थर्ड रो सेम हो जाएंगी ना एक्स को जीरो रखने पे, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट से जीरो निकल के आएगा। सेकंड वाले में भी ऐसे ही होगा, जब सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो, ठीक है, सेम हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से थर्ड रो में भी, मतलब आप डिफरेंशिएट करो, एक्स को जीरो रखो, हर जगह कितना आ जाएगा, तीनों डिटर्मिनेंट्स जीरो के बराबर हो जाएंगे, तो सम कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो कोफिशिएंट कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44 में। 44th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा था। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो ऑब्वियसली आपको समझना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन एक बार देखें अगर हम, तो एफ डैश एक्स आपके पास फर्स्ट रो का आपने डिफरेंशिएशन किया मान लीजिए, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाले डिटर्मिनेंट से वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। फिर अगली बार आपने क्या किया, फर्स्ट रो को एज इट इज रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर से फर्स्ट और सेकंड सेम हो गए, तो फिर से डिटर्मिनेंट कितना देगा, वो कंट्रीब्यूट कितना करेगा, जीरो। फिर आपने थर्ड रो को अगली बार डिफरेंशिएट किया, तो थर्ड रो का डिफरेंशिएशन वैसे ही जीरो 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 है ना। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है, और एफ डैश एक्स जीरो है, इसका मतलब एफ आर की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर ही रहने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो आपके ये जो लास्ट 42 43 44 तीनों ही आपके, मतलब 42 का जो लास्ट पार्ट था, 43 और 44, ये सभी आपका वही डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, डिटर्मिनेंट्स के डिफरेंशिएशन से, ठीक। नेक्स्ट आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या कहा जा रहा है कि एफ एक्स आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, कहा जा रहा है एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड इट्स ऑड वैल्यूज इज इक्वल, its odd value is equal gx, then find the value of lambda if f1 into g1 की बात की गई है। f1 into g1 is equal to -4 lambda, तो f1 निकाल लीजिए, ठीक है, और g1, ठीक है, तो g1 क्या होगा, g1 होगा आपका -f1 के बराबर, यही है ना, ऑड फंक्शन है। तो अगर f आपका ऑड फंक्शन है तो इसकी ऑड वैल्यू को, ठीक है, उसको ही बोला जा रहा है ना आपका gx, ठीक है। तो f1 आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको सिंपली क्या करना है, f1 निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो f1 और उसके साथ में आपने निकाल लिया g1 इज व्हाट, -f1, ठीक है। तो f1 और -f1 का बस आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है यहाँ पे। तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ, कि आप समझ ही सकते हो, f1 और g1 निकालना ही है बस। तो g1 भी क्या है, -f1 के बराबर ही है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में एफ एक्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन फॉर ऑल रियल एक्स इफ एफ इज पीरियोडिक विद 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड लैम्डा। तो इसको ओपन करके देखते हैं एक बार, 46 में है ना, 46 क्वेश्चन ओपन कर लिया मान लीजिए आपने, तो क्या आएगा, क्या है, पहले तो ये लिखा एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस 8, ठीक है, एफ एक्स प्लस 1, ठीक, और साथ में है 1 2 -5 2 3 लैम्डा, 1 2 -5 है ना, तो 2 लैम्डा प्लस 15 2 लैम्डा प्लस 15 और इनटू एफ एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एफ एक्स प्लस 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो किसका, लैम्डा प्लस 10, ठीक, लैम्डा प्लस 10 और एफ एक्स प्लस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो 3 - 4 - 1,
यही आ रहा है 2 लेमडा प्लस 15 लेमडा प्लस 10 और यहाँ से 3 माइनस 4 माइनस 1। अच्छा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, 0 के बराबर बताई जा रही है यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, 2 लेमडा प्लस 14, ये दोनों क्लब हो गए, 2 लेमडा प्लस 14 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 8 इंटू लेमडा प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है। इफ एफ इज पीरियोडिक विथ 7, तो पीरियोडिक विथ 7 होने के लिए इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए, एफ एक्स प्लस 1 और एफ एक्स प्लस 8 को। ये दोनों बराबर अगर होंगे, पीरियोडिक विथ 7 का ही मतलब हुआ ना, एफ एक्स प्लस 7 के बराबर, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 8 के बराबर, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब इसको इसके बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स 2 लेमडा प्लस 14 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 10। ठीक, लेमडा निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है ना। क्या बोला गया कि बी आपका एडजॉइंट ए है ना, और एडजॉइंट ऑफ बी आपको निकालना है ना, उसका डिटर्मिनेंट इनफैक्ट। तो इट इज समथिंग लाइक कि एडजॉइंट ए है ना, और उसका तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये फॉर्मूला था आपके पास। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल करके आप यहाँ पे पुट कर दो, और मॉड ऑफ सी की जहां तक बात है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सी की, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, और चूंकि ए क्या था 3 क्रॉस 3 था, तो 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही आ जाएगा। तो बस यही आपको कैलकुलेट करना है, दिस थिंग डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आपके पास 1 2 1 2 1 1 ये ए दिया हुआ है, 5x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1। तो 5a का मतलब क्या हो गया, 5a का मतलब हो गया i प्लस ए मैट्रिक्स के टर्म्स में बात करें, और इधर हो गया i माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, तो i प्लस ए इंटू आई माइनस ए का इनवर्स, और ये दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस लेमडा ए आता है। तो पहले इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो i प्लस ए आई माइनस ए, आई प्लस ए का मतलब कितना हो गया, एक मैट्रिक्स बन गई आपके पास 2 2 1 हो गई, और i माइनस ए, ठीक है, i माइनस ए कितना आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा -2, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा -1। ठीक है, इसका इन्वर्स करना है, तो 5a इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसका इन्वर्स करना है और इसमें मल्टीप्लाई करना है उसे। तो बस ये तो आसानी सी चीज़ है। ठीक है, 5a आप निकाल सकते हो यहाँ से आसानी से। ठीक है, तो मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नंबर 49 में देखें आप, 49 का जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट आप सीधा देख सकते हो। डिटर्मिनेंट ए पता होता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यही आता है। ठीक है, अब a इंटू ए ट्रांसपोज आपका i है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, या तो +1 होगा या तो -1 होगा कि नहीं। ठीक है, a ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इज इक्वल टू आई मतलब 1। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। तो दिस इज योर +-1। abc आपका 1 था, तो इसका मतलब कि 3abc +-1 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी जब आप abc को 1 रखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 a आपका एक मैट्रिक्स गिवन है और a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki2। तो अपन कैले हैमिल्टन थ्योरम जो था वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला, a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a में आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस लेमडा, यहाँ बचेगा 7 माइनस लेमडा, यहाँ बचेगा आपका 0 और यहाँ रहा आपका -1। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो बस सही लिखा है हमने, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस 7i। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल आया आपका k। ठीक है, 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ये डिस्कशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू ऑल।